नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने भूपेश बघेल के दुर्ग से चुनावी हुंकार भरी है और एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। इस बीच राम नाम की गूंज भी सुनाई दी है। वहीं सीएम भूपेश ने भी पलटवार कर भगवान राम के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगाया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर और सवाल ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में भगवान राम क्यों हैं, राम का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ना चाहती राजनीतिक पार्टियां, तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज का रिपोर्ट आप देखिए कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। दुर्ग से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यहां मेगा इवेंट में जहां बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं आगामी चुनावों की रणनीति पर भी अमित शाह ने जोर दिया। उन्होंने जहां प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए, तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। अमित शाह ने मंच से कहा है कि कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भिलाई में जो जनसागर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सियासत में अब राम नाम की सियासत भी जोर पकड़ रही है। शाह के दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया और भांचा राम की जय जयकार की। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग की। सीएम की इस बात का जवाब देते हुए अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम का अपमान किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ये राम का नैनियाल है। मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभालने के लिए प्रभु श्री राम का अन्याय करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कि राम मंदिर की जहाँ तक की बात है, तो राम मंदिर तो निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ है, इनके कहने से नहीं हुआ। इनका अभी तक जो दिखाई देता है वो यही है कि राम से न इनको मतलब है, न हनुमान जी से कोई मतलब है। इनको केवल अपने व्यवसाय से और वोट से मतलब है। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद फिर से सीएम भूपेश बघेल ने उनसे सवाल किए और ट्वीट कर लिखा, हम सबको ये खेद रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना ही चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की यह मांग राजनीतिक नहीं है। यह हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है, जिससे हम सभी राम भक्तों को आघात पहुंचा है। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में अब भगवान राम है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल फिल्म आदि पुरुष के बहाने भगवान राम के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बता रही है। अब देखना होगा भगवान राम के सहारे 2023 के चुनावों में किसकी नया पार होगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश शर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और श्री कुमार मेनन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत श्री कुमार मेनन जी आपके साथ ही, क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार की? उल्टी गिनती क्यों रहेगी सर? लोकेंद्र जी, अमित शाह जी का भाषण इसके पहले हमने हिमाचल प्रदेश में भी सुना है। हिमाचल प्रदेश में भी आकर इसी प्रकार की नौटंकी वाली जो बातें हैं उन्होंने वहां पर भी की। कर्नाटका के अंदर ज्यादा दिन नहीं हुए चुनाव में, वहां पर भी हमने अमित शाह जी का भाषण सुना और एक बार नहीं कई बार सुना। वहां ये भी देखा कि लोग मोटरसाइकिल में आके रैली में भीड़ लगा के थे, तो ये शिकायत करते थे अपने प्रदेश अध्यक्ष को, क्या भीड़ नहीं है यार, मोटरसाइकिल में लोग बैठे, ये भी हम लोगों ने देखा है।
तो अमित शाह जी अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, मैनिपुलेटर मानते हैं। उनके द्वारा जब जब ऐसा किसी प्रदेश में चुनाव का समय आता है वो जाते हैं और जाके इस प्रकार से उनके जो अपने तरीके हैं हथकंडे वो अलग, CBI, IB, रॉ जो भी उपयोग करना है वो तो अपने जगह, लेकिन चुनावी तंत्र का, चुनावी व्यवस्था का कैसे उनको दुरुपयोग करना है ये वो प्रयास करते हैं, माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में भी उन्होंने किया था, 136 सीट कर्नाटक में जीतने का उन्होंने चैलेंज दिया था और एक बार नहीं कई बार किया। पिछले बार छत्तीसगढ़ आए थे, तभी उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, राजस्थान हम जीत रहे हैं, लेकिन इन तमाम जगह पर कांग्रेस की सरकारें बनी थी, कांग्रेस की सरकारों ने अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश में अपने कूटनीति से, चालाकी से, लालच से भले हमारी सरकार को उन्होंने छीन लिया, लेकिन वहां की जनता उस बात को, मध्य प्रदेश की जनता भी भूली नहीं, वो भी बदला निकालने वाली। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे और 75+ का जो नारा है वो पूरा होगा। अमित शाह जी का फॉर्मूला हर जगह फेल हुआ है, जहां जहां वो दंगा करा पाए हैं वहीं पर ही हो पाता है कि उनकी पार्टी जीत सके, अन्यथा बाकी जगह सब जगह जनता उनके खिलाफ है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, चाहे वो बेरोजगार लोग हो, महिलाएं हो, हर लोग आज लोग पूछने वाले हैं। ठीक है, आज आपने ग्रुप में प्रोग्राम कराया ठीक। लोग अब पूछने वाले। मुकेश शर्मा जी, 9 साल वर्सेस 4 साल इसे करने की कोशिश की जा रही है। आज कहा गया कि उल्टी गिनती शुरू हो रही है, लेकिन क्या जिस तरीके से एक के बाद एक आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे, क्या ये कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं दिखा आज जिस तरीके से अमित शाह का बयान सामने आया? लोकेन जी, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हर पल हर क्षण उनका नाम आना चाहिए मुख में, हमारे रोम रोम में बसते हैं राम। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में तो किया नहीं कुछ काम, अब चुनाव आया तो ले रहे हैं राम का नाम। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि रामायण में एक पात्र का उल्लेख आता है, काल नेमी, तो वो भी राम का नाम ले रहे थे, लेकिन उनके राम का नाम लेने के पीछे उद्देश्य कुछ और था। तो यही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। अब जब चुनाव आ गया है, जब देखें कि 4.5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। 15 साल में एक पिछड़े हुए बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज तुलना हो रहा है कि 15 साल के अंदर में जो विकास के काम छत्तीसगढ़ में हुए थे वो कैसे पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं, पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। कोई भी लेकिन एक चीज बताइए मुकेश शर्मा जी, इस लड़ाई को आप 9 साल वर्सेस 4 साल करने की जगह 15 साल वर्सेस 4 साल क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, 15 साल की भी बात करें या 9 साल की भी बात करें, 9 साल में भी देश ने एक नया ऊंचाई को छुआ है। पूरे देश के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके भारत उभरी है और पूरे दुनिया के अंदर में भारत का दबदबा है। और पूरे 9 साल के अंदर में एक बार भी विपक्षी पार्टियों को ये मौका नहीं मिला कि वो घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। वहीं दूसरी तरफ यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, 12 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार उस समय किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास में अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि शायद राम के नाम से दुनिया पार हो जाए। तो जनता समझ चुकी है, जनता होशियार है, वोटर होशियार है, सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब 2023 में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार को जवाब देने का मन बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है। 2023 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी और भारतीय जनता चलिए के शर्मा जी, जिस तरीके से आज
गृह मंत्री आए और उसके बाद सीधा निशाना मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि आपका राम के ननिहाल में स्वागत है और जो फिल्म आई है जो हमारे रामायण को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है उसे बैन कर दिया जाए। इस पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं, ये सवाल आपसे भी लूंगा, पहले के शर्मा जी से। कहीं ना कहीं इनके पास बहुत पहले से तय था कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ेगी। इसको पहले से ही भांपते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ की बात करें या कृष्ण कुंज की बात करें, ये सब ऐसे कौशल्या महोत्सव की बात करें, रामायण महोत्सव की बात करें, तो जितने भी इस प्रकार से आयोजन करके जो धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण की जो बात आ रही थी उसको कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में रोकने का या उस मुद्दे से भाजपा को दूर रखने का एक प्रयास जो किया है उसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चुनाव होगा। जो आपने सवाल किया 15 साल बनाम 5 साल की बात कांग्रेस करेगी और दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस भाजपा जो है वो 9 साल केंद्र सरकार की उपलब्धि और 5 साल कांग्रेस की मतलब नाकामियों को गिनाने का प्रयास करेगी। जिस तरह से आंकड़ों के दम पर 12 लाख करोड़ का घोटाला, फिर यहाँ पे सभी आंकड़े उन्होंने गिराए हैं कि शराब पर 2000 करोड़, के कोयला पर 500 करोड़, चावल पर 5000 करोड़। तो इस प्रकार से जितने आंकड़े आ रहे हैं इसमें तो जनता तक तो कितनी बात पहुंचती है, ईडी कितनी कार्रवाई में सफल होती है, कितने को सजा मिलती है, ये अलग विषय। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के साथ एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने पूरे चाणक्य कहा जाता है तो उनके पूरे भाषण में सुनेंगे तो केंद्र सरकार की उपलब्धि, लेकिन 370 और जो सर्जिकल स्ट्राइक, इसका छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये अलग बात है। लेकिन जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके साथ साथ के राज्य सरकार की उपलब्धियों को जिस तरह से उन्होंने मतलब उठाने का प्रयास किया तो ये स्पष्ट है कि भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में जा रही है। लेकिन शराबबंदी की बात भी उन्होंने कही, कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन भाजपा पर भी ये सवाल उठेगा क्या आप शराबबंदी करेंगे। तो इस प्रकार जो सवाल है बहुत सारे चुनाव तक उनके जवाब भाजपा को देने होंगे। और जो राम की जो बात हो रही है तो राम में तो ये है कि उनको कौन मतलब कालनेमी है, जैसे रामायण में कहा गया है कि कपट छल छिद्र वाले लोगों को वो पसंद नहीं करते, और निर्मल मन से उनकी सेवा कर रहा है। जो राम का है वही उसी को जनता पसंद करेगी, जो राम का है वही जनता उसको पसंद करेगी। सीधी सी बात भी है, स्पष्ट जो राम को सही ढंग से क्या रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या सही भावना से काम हो रही है या भाजपा जिस ढंग से, भाजपा शुरू से ही है उनके आम सभा में जय श्री राम के नारे लगते थे। अब छत्तीसगढ़ में भाचा राम की बात हो रही, फिर जय सिया राम की बात हो रही। तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में राम एक राजनीतिक रूप से भी एक मुद्दा बन चुका है। लेकिन उसमें जनता को यह तय करना है कि यह ध्रुवीकरण छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 98% लोग हिंदू हैं। ध्रुवीकरण की बात के जगह में यहाँ जो अन्य विषय हैं जिनको घोटाले की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात हो या छत्तीसगढ़ मॉडल, नरवा गरुआ गरुआ भारी, ये इसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ मॉडल के आदिवासी विकास की बात है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बात करें या किसानों की धान खरीदी की बात, 2800 रुपए खरीदी की बात है, तो भाजपा क्या उससे आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम जो पैसा लोगों की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से गया है, इसका तोड़ भाजपा के पास है कि नहीं ये आज स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में जन घोषणा पत्र का कितना क्रियान्वयन वास्तविकता में हुआ है कि नहीं हुआ है ये एक विषय रहेगा। उसके साथ ही जो मुद्दे हैं कांग्रेस का उसमें लेकिन के शर्मा जी एक बात बताइए कि ये जो अभी लड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 9 साल वर्सेस 4 साल, क्या ये 4 साल वर्सेस 15 साल नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से ये विधानसभा चुनाव की जब बात आएगी तो 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धि आपको बताना होगा कि आपने क्या सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो भी विकास की आप बातें करते हैं उसमें क्या है। भ्रष्टाचार की जो बात, नान घोटाले की बात कांग्रेस उठा रही, तो दोनों तरफ से तुलनात्मक विधानसभा चुनाव में होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना जो उनकी ज्ञान है, अपनी गंभीरता को दिखा दिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर है। विधानसभा में कांग्रेस को 68 सीट दे देती 2018 में, वही एक साल भी नहीं हुए रहते, और लोकसभा चुनाव में पूरे 11 में से 9 सीट जो है भाजपा को दे देती है। तो राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे अंतर है। स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दा छत्तीसगढ़ में काम करेगा, और मोदी के चेहरे के पे यदि चुनाव लड़ने के, मोदी के मुद्दों पर 9 साल की उपलब्धि के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसको जनता कितना स्वीकार करती है ये देखना होगा। मुकेश शर्मा जी, लेकिन जब आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो क्या जिस तरह की फिल्म आई है आदि पुरुष,
तमाम ऐसे संगठन जो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं वो भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो मांग आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है उस पर आपको विचार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नई फिल्म पूरी तरीके से ठीक है, उनका अपना अधिकार है अपनी बात रखने का? लोकेन जी, ये जो नई फिल्म आई है इसको लेके अलग अलग प्रदेशों में वहाँ की जो सरकार है उन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी यदि इन्होंने कहा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि फिल्म के अंदर में कुछ डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं, तो उसको लेके काम चल रहा है। वो यदि आपको इतना बड़ा जनादेश मिला है और छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास करने के बजाय, अपने जन घोषणा पत्र को लागू करने के बजाय आप मुद्दों से भटका के नहीं, अब आपके लिए ये मुद्दा नहीं रहा कि इतनी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए? क्या अब ये मुद्दा नहीं है? काम इन्होंने किया नहीं है, बिल्कुल इनके पास में विकास के कोई आंकड़े नहीं है जिसको ये जनता के पास में जाके बता सके। जन घोषणा पत्र के अपने वादों को पूरा करनी है। मुख्य वादा जिनको जो ये पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर करके आए थे। लेकिन मुकेश जी, ये बात तो बार बार पूछी जा रही है, उसका जवाब नहीं आया। क्या बैन होगी ये फिल्म? नहीं होगी। घर तक पहुंचा के शराब देने का काम ये कर रहे हैं। 2000 करोड़ का घोटाला के लिए शराबबंदी नहीं करते हैं। तो ये जनता देख रही है, सब कुछ समझ रही है कि इनका कथनी और चलिए ठीक है। श्री कुमार जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स अक्सर हम देखते हैं बीजेपी अन्य राज्यों में करने की कोशिश करती है, क्या उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पर ही क्यों ना बीजेपी को घेर लिया जाए? क्योंकि कई राज्यों में यही बीजेपी आपके साथ इसी तरह के मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी देखिए, हम सब जानते हैं मनोज शुक्ला मुंतशिर, जिन्होंने हनुमान जी के अस्तित्व, हनुमान जी को भगवान मानने तक इनकार किया। उनका आपने वीडियो देखा था, उन्होंने ये कहा है कि हनुमान जी को हमने भगवान बनाया, वो भगवान नहीं है। जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है उस आदमी को कैसे हम माने कि वो कहीं भी हमारे जैसी है? वो जो भाषा में बात कर रहे हैं, एक भी भाजपा का नेता ने उसका विरोध नहीं किया, एक भी भाजपा के नेता ने उसके खिलाफ नहीं बोला है, और सिर्फ उसको बचाने में लगे हैं। और आज के समय में जब हर कोई, एक बच्चा आज नाराज है, महिलाएं, बच्चे, हर कोई नाराज है। जो रामायण का स्वरूप हम लोगों ने रामानंद सागर जी के समय में, उनके द्वारा कांग्रेस की सरकार के समय में देखा था रामायण में, आज उसका विपरीत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं केंद्र की सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, और देश की जनता से बात की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से गलत चित्रण किया। सेंसर बोर्ड किसके पास है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के पास है, उनके अंडर में वो काम करता है। उसमें बैठे हुए कौन लोग हैं? वो पूरे के पूरे राम मंदिर को निर्माण को टालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उनको तो जीवन भर माफी मांगना चाहिए, और जीवन भर माफी मांगना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को टालने का काम उन्होंने किया था। भगवान नहीं है, राम जी भगवान है। मतलब ऐसा विरोधाभास बात करना जो हमने कभी आज तक नहीं पढ़ा, किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं पढ़ा, ये अपने आप में शर्मनाक है। और भाजपा को, अमित शाह जी को आज छत्तीसगढ़ आए थे, माफी मांगनी चाहिए थी कि उनके पार्टी की सरकार ने कैसे सेंसर बोर्ड में इसको पास किया। और रही बात, मैं अमित शाह जी की बात इसलिए भी राम मंदिर के निर्माण को टालने का काम, लटकाने का काम ऐसे बयानबाजी करके माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में जितनी भी हमारी घोषणा पत्र में बातें थी, हमने अधिकांश घोषणा पत्र की बातों को पूरा किया है। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्करों का मामला हो, हर पक्ष को हमने संतुष्ट करने का प्रयास किया। जो वादे थे हम पूरे करने का काम किए। और लोकेश जी, पहली बात 15 साल बनाम 5 साल की बात है, हमारा तो मात्र 4.25 साढ़े 4 साल हुआ है। इसमें भी कोरोना काल में समय गया है, पहले के 2 साल चुनाव में निकल गए, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है यह कल्पनीय है। और मैं लौट रहा हूं आपके पास। के शर्मा जी, आपने कहा कि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू है, ध्रुवीकरण के मामले शायद यहाँ पर चल नहीं पाएंगे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा हो, इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश करती आई है। कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो लगातार, चाहे राम वन गमन पथ की बात हो, कौशल्या माता के मंदिर की बात हो, उस तरह के मुद्दों को हाईलाइट करती आई है। तो क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश ही है दोनों पार्टियों की तरफ से? और क्या अगर इस तरह के मुद्दों को ज्यादा टच करने की कोशिश हो रही है और असल मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो इसमें फायदा नुकसान दोनों पार्टियों में किसको ज्यादा आपको दिखता है?
निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा कि ये धर्मांतरण या हिंदुत्व के और ध्रुवीकरण को लेकर जो राजनीति भाजपा करती रही है, जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं सभा में और आम कार्यकर्ताओं के बीच में, तो इसको रोकने के लिए ही इस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे राम वनगमन पथ की बात करें, जितने भी प्रकार के काम हो रहे हैं, और जो धर्मांतरण की बात हो रही, चाहे कवर्धा की बात हो, बीरनपुर की हो, चाहे नारायणपुर की हो, देखेंगे इसमें जो प्रयास हुआ है लेकिन उसमें कितनी सफलता मिलती है। वोट बैंक, जैसे कवर्धा की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले पिछले चुनाव में मोहम्मद अकबर हैं, तो वहां के लोगों ने जब उसको इतनी अधिक मतों से विजयी बनाया है तो क्या असर पड़ेगा आगामी चुनाव में, ये भी देखने वाली बात है। जो आदिवासी क्षेत्रों में नारायणपुर की जो धर्मांतरण की बात हो रही है, वहां शमशान घाट या अंतिम संस्कार को लेकर जो विवाद हुआ है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी उसमें पलटवार कर रही है कि सबसे ज्यादा चर्च उनके समय में बने। तो धर्मांतरण विषय है ऐसे क्षेत्रों में, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील हो पाएगा कि मूल मुद्दा जो है, जो विकास के मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के वनोपज खरीदी का मामला है या शराबबंदी नहीं करने का मामला है, 2800 रुपए में धान खरीदी का मुद्दा है या ओल्ड पेंशन है, ये सब तमाम योजनाएं सभी वर्गों को जो साधने का जो प्रयास हुआ है, उसमें कांग्रेस कितनी सफल होती है या उसमें धर्मांतरण कितना ज्यादा भाजपा उसमें ला करके इस मुद्दे को, जो मूल मुद्दा जो विकास के है उसमें, जैसे भ्रष्टाचार की बात है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, इन विषयों पर छत्तीसगढ़ केंद्रित है फिलहाल, और उसमें धर्मांतरण भाजपा को कितना लाभ पहुंचा पाता है तो देखना ही होगा। श्री कुमार जी का आखिरी सवाल, जिस तरीके से दुर्ग को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, पिछली बार बहुत एक तरफा मुकाबला था दुर्ग में और आप लोगों को जितनी सीटें वहां पर मिली, क्या लगता है कि उसको आप रिपीट कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में भी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न बता दिया था कि शायद सरोज पांडे जी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने के लिए, बधाई देने के लिए वो आए हैं। एक बात उन्होंने कही थी, भले ही मजाक में बोला हो, लेकिन एक सच्चाई है, दुर्ग हमारा गढ़ रहा है और शुरू से गढ़ रहा है, चाहे वो चंद्रलाल चंद्राकर जी के समय हो, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी के समय हो, लगातार भिलाई स्टील प्लांट से जो हमारे नेहरू जी के कार्यकाल में, रविशंकर शुक्ल जी के कार्यकाल। चलिए ठीक है, अमित शाह के इस दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधने की कोशिश की है और इस बीच राम को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखना यही है कि ये जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, इनका कितना प्रभाव इस इलेक्शन में देखने को मिलता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।